एनआरसी के विरोध में आज ममता कुछ भी करने को उतारू हैं, लेकिन ये उनका असली रूप नहीं। कल कुछ और थी, आज कुछ और है। देखिए ममता के अलग अलग रंग और खुद फैसला कीजिए। नेशनल सिटीजन रजिस्टर पर मचे सियासी घमासान में मोदी सरकार पर टीएमसी सबसे ज्यादा हमलावर है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी की ममता अचानक घुसपैठियों पर उमड़ पड़ी है। और तो और अब वो घुसपैठियों को निकाले जाने पर सीधे सीधे ब्लड बाथ, गृह युद्ध की धमकी दे रही है। हम नहीं चाहती हो कहते हैं सिविल वॉर हो। ये है आज की ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की सीएम। लेकिन पहले ना तो ये सीएम थी और ना ही ऐसी थी। भरोसा नहीं हो रहा है तो सुनिए ममता दीदी को दो अलग अलग तारीखों में, दो अलग अलग सालों में। जी हां, पहली तस्वीर लोकसभा में 4 अगस्त 2005 की है। बतौर सांसद ममता ने बांग्लादेशी माइग्रेशन के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया था, जिसे तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने रिजेक्ट कर दिया था। इससे नाराज ममता ने सदन के वेल में जाकर स्पीकर पर पेपर उछाल दिया था। यही नहीं, इसी मसले पर लोकसभा से इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। दरअसल बीजेपी नेता अरुण जेटली ने सोशल मीडिया पर घुसपैठियों पर टीएमसी चीफ के स्टैंड को याद दिलाया, जिसमें ममता बनर्जी ने लोकसभा में कहा था कि पश्चिम बंगाल में होने वाली घुसपैठ अब त्रासदी बन गई है। मेरे पास बांग्लादेशी और भारतीय वोटर्स दोनों की लिस्ट है। ये बेहद गंभीर मामला है। मैं जानना चाहूंगी कि सदन में इस पर कब चर्चा होगी। लेकिन अब 2018 में अचानक दीदी की ममता घुसपैठियों के लिए उमड़ने लगी है। हम नहीं चाहते हैं ब्लड बाथ हो, हम नहीं चाहती हो कहते हैं सिविल वॉर हो, कि हमारा इसमें असर पड़ेगा। इसी के लिए हम कहना चाहती हूँ कि आसाम हमारा बांग्ला का बॉर्डर है, आपको बिहार का बॉर्डर है। आपको सोचना चाहिए कि इसका असर तो हमारा ऊपर में ही पड़ेगा। दीदी के इस बदले रंग से हर कोई हैरान है। हालात ये हो गए हैं कि उनकी पार्टी में दो फाड़ दिख रहा है। एक तरफ जहां गैर असमिया टीएमसी सांसदों ने दीदी के पक्ष में सिलचर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी दी, वहीं असम टीएमसी के अध्यक्ष एनआरसी पर ममता के स्टैंड से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने जो बात कही है कि आसाम में बंगाली को भगाने के लिए एनआरसी प्रस्तुत किया है, इसका साथ मैं सहमत नहीं हूँ। वहीं बीजेपी सीधे सीधे ममता को खरी खरी सुना रही है। ममता बनर्जी जी के हर बातों का इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते, बेमतलब लोगों को भड़काते रहते हैं। ये कॉमन हो गया उनके लिए। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि असम में एनआरसी से ममता को दर्द क्यों हो रहा है। क्या 2005 से 2018 के बीच दीदी ने घुसपैठियों को अपना बना लिया है? क्या असम के बाद पश्चिम बंगाल में एनआरसी की बारी से घबरा गई है? क्या दीदी की सत्ता का रास्ता घुसपैठियों से होकर गुजरता है? दीदी का विरोध असम में एनआरसी पर है या सूबे में सत्ता खिसकने का भय है? क्या ममता दीदी का रंग सत्ता के लिए बदल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार संशोधन विधेयक के जरिए इस एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नाराज दलित समाज को मनाने के साथ ही मोदी सरकार विपक्ष से दलित मुद्दा छीनने की रणनीति पर भी काम कर रही है, यानी एक तीर से कई निशाने। SC/ST एक्ट में फिर से बड़ा बदलाव, कैबिनेट की मंजूरी, सर्वसम्मति की गुंजाइश, दलित आंदोलन को रोकने की कोशिश। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज दलित समाज को खुश करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जिस संशोधित विधेयक को मंजूरी दी है, उससे मोदी सरकार एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश में दिखाई दे रही है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 के मसौदे के मुताबिक यह कानून फिर से अपने मूल स्वरूप में लौट आएगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार मानसून सत्र में ही इसे संसद के सामने पेश करेगी। दलित समाज की नाराजगी के मद्देनजर इस पर आम सहमति की गुंजाइश भी बन रही है। वहीं एनडीए से जुड़े दलित नेताओं के लिए सरकार की यह पहल और ताकत देने वाली लग रही है। कानून की पूरी सुरक्षा करने के संबंध में कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। दलित समाज में इस संबंध में थोड़ी गलतफहमी थी और उस गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकार ने इस एट्रोसिटी एक्ट को पूरा संरक्षण देने का निर्णय ले लिया। उसका विधेयक बाद में आएगा।
क्या कहते हैं कि दलित छात्रों ने अल्टीमेटम क्या कहते हैं कि दे रखा है 9 अगस्त का, तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं चिंतित थे। और क्या कहते हैं कि जो है चिराग ने जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन के हैसियत से प्रधानमंत्री को लिखा। हमने क्या कहते हैं होम मिनिस्टर से कहते हैं कि किया, जो आंदोलनकारी थे उनसे भी बात किया कि कैबिनेट ने जो है जो बिल था पहले का पूर्ववत क्या कहते हैं उसी बिल को जो है बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए हुए रखा है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को दलित संगठन इसी मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं और इस आंदोलन को लेकर सरकार से जुड़े और एनडीए के कई सांसद मुखर हो रहे हैं। चुनावी साल में दलित समाज के विरोध और अपनों की नाराजगी ने सरकार को ये कदम उठाने को मजबूर कर दिया। वहीं माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने SC/ST संशोधन एक्ट के तहत विपक्ष की उस रणनीति पर रोक लगा दी है जिसके तहत सरकार को दलित विरोधी बताने की कोशिश हो रही थी। और यही वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत विपक्ष इसे सरकार की चुनावी कवायद करार दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि SC/ST एक्ट पर 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से क्या बदलाव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में SC/ST एक्ट के मामले में फौरन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। साथ ही डीएसपी स्तर के अधिकारी की जांच के बाद ही मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। फैसले के मुताबिक SC/ST एक्ट के तहत आरोपी जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी सिर्फ सक्षम अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। सूत्रों की माने तो SC/ST संशोधन विधेयक 2018 में धारा 18A जोड़ी जाएगी। इसके जरिए पुराने कानून को बहाल कर दिया जाएगा। इसके बाद SC/ST एक्ट में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रावधान है। आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी, हाईकोर्ट से ही नियमित जमानत मिल सकेगी। SC/ST एक्ट मामले में जांच इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर करेंगे। जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल संबंधी शिकायत पर फौरन मामला दर्ज होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से दलित संगठन सड़क पर उतरे थे और 2 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन हुआ था। देश भर में दलितों की बड़ी आबादी और विपक्ष के हमले के बाद सरकार बैकफुट पर थी। सरकार और पार्टी के अंदर से भी इसके लिए दबाव था। दलितों की नाराजगी और विपक्ष के हमलों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बहुत जल्द देश को सुरक्षा कवच मिलने वाला है। ये कवच किसी भी विदेशी मिसाइल को हमला करने से पहले ही मार गिराएगा। ये कवच पूरी तरह से देसी तकनीक पर आधारित है। दुश्मनों की नापाक सोच के बुरे दिन शुरू। कोसों दूर ही मार गिराए जाएंगे दुश्मन मिसाइल। देसी तकनीक से विदेशी मिसाइलों का होगा अंत, क्योंकि दुश्मन पर कहर बरपाने को तैयार है ब्रह्म रक्षक। जी हां, भारत को ऐसा ब्रह्म रक्षक मिल गया है कि दुश्मनों की नापाक सोच को हवा में ही नेस्ता नाबूद कर देगा और अपनी क्षमता से भारत का बाल भी बांका नहीं होने देगा। देसी तकनीक से विकसित इस ब्रह्म रक्षक की क्षमता से आपको रूबरू करवाएं, उससे पहले जान लीजिए भारत का वो ब्रह्म रक्षक है कौन। भारत का ब्रह्म रक्षक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है और सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का गुरुवार को सफल परीक्षण हुआ। ओडिशा के तटीय केंद्र से हुए सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल के सफल परीक्षण से DRDO ने सभी मानकों को पूरा कर लिया, जिसके बाद भारत का ये ब्रह्म रक्षक सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। आइए अब जान लीजिए भारत के इस ब्रह्म रक्षक की खूबियां क्या हैं। दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करने में सक्षम है। मिसाइलों को 40 किलोमीटर दूर ही नष्ट कर सकता है। इंटरसेप्टर मिसाइल को 7.5 मीटर लंबे सॉलिड रॉकेट से छोड़ा जा सकता है। सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का अपना खुद का मोबाइल लॉन्चर होता है और ये सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल ट्रैकिंग कैलिबर और सोफिस्टिकेटेड रडार से लैस है। साथ ही इसमें इंटरसेप्शन के लिए सुरक्षित डेटा लिंक भी होता है। इतनी खूबियों के साथ भारत का ब्रह्मरक्षक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही मार गिरा सकता है और 2022 तक इस ब्रह्मरक्षक को भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात किया जाएगा।
ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से भी खरीदा जा रहा है, जिसका नाम नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 है। वॉशिंगटन और मॉस्को की सुरक्षा करने वाला नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 और ब्रह्म रक्षक की डबल पावर के बाद न सिर्फ भारत के कई शहर सुरक्षित हो जाएंगे, बल्कि दिल्ली की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कोई नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कश्मीर की, जहां हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की उम्र तय कर दी है। जी हां, भारत में अब जो आतंक मचाएगा वो सिर्फ 2 साल ही जी पाएगा। अब आतंक मचाओगे तो जी नहीं पाओगे। भारत में आतंकी की जिंदगी सिर्फ 2 साल। खून बहाओगे तो 730 दिन में मारे जाओगे। यकीन नहीं होता तो ये आंकड़े देख लीजिए। रफी अहमद बट आतंकी बनने के 40 घंटे भीतर ढेर। जुबैर अहमद तुर्रे आतंकी बनने के बाद 11 महीने में ढेर। मुसाविर अहमद वानी आतंकी बनने के बाद 11 महीने में ढेर। शिराज अहमद शेख आतंकी बनने के बाद 9 महीने में ढेर। ये महज बानगी है। दिन और महीने में ढेर हुए आतंकियों की ऐसी फेहरिस्त जो अब दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। सेना की पैनी निगाह से अब घाटी में आतंकी नहीं बच पाते। जवानों ने आतंकियों की जिंदगी के दिन फिक्स कर दिए हैं। जी हां, अब आतंक का दामन थामने वालों की जिंदगी सिर्फ 2 साल की रह गई है, जिसकी वजह से कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। कश्मीर में आतंकी गोली चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं ले पा रहे। पाकिस्तान में सियासी बदलाव का कश्मीर पर असर पड़ेगा। ये कोई सरकारी दावा नहीं है, बल्कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि सेना की सख्ती की वजह से घाटी में न सिर्फ आतंकी वारदातों में भारी कमी आई है, बल्कि आतंकी संगठन भी घट गए हैं। एक अखबार के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में अब सिर्फ 250 आतंकी ही बचे हैं, जबकि 20 साल पहले इनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। माना जा रहा है कि भारत के दबाव में पाकिस्तान अब आतंकियों की पहले जैसी मदद नहीं दे पा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हुए राजनीतिक बदलाव का असर कश्मीर पर जरूर पड़ेगा। यहाँ लड़ाई छोटी जरूर होगी, लेकिन खून खराबा बढ़ने की आशंका भी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल कश्मीर घाटी में सेना के 2.5 लाख से ज्यादा जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिसकर्मी तैनात हैं, और इसका असर भी साफ दिखने लगा है। अब LOC से भारत में घुसपैठ आसान नहीं। ऑटोमेटिक हथियारों से मारे जा रहे हैं आतंकी। रिपोर्ट में सेना के हवाले से कहा गया है कि आतंकी बनने के लिए घुसपैठ बेहद अहम था। 1990 के दौर में कश्मीरी युवा सीमा पार करके आसानी से पाकिस्तान चले जाते थे और पाकिस्तान से आतंकी भारत में घुस आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिलहाल 250 आतंकियों में से करीब 50 ही पाकिस्तान से आए हैं, बाकी स्थानीय निवासी हैं, जिन्होंने अब तक घाटी नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।